जय हिंद दोस्तों। एनडीए सपा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में मैंने भौतिक विज्ञान से संबंधित हमने प्रश्नों को लिया है और खास करके उन्हीं प्रश्नों को जो प्रश्न इस बोर्ड पेपर में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देख ले। मैंने इसमें उसी प्रश्न को लिया हूँ जो प्रश्न इस साल बोर्ड पेपर में पूछेगा। चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, देखेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन। दोस्तों लिखेंगे पहले हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 1। लिखने का भी तरीका दोस्तों सीखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 1 हेडिंग बहुत बेहतर तरीके से दीजिएगा। लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। दोस्तों ये था प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। द्वितीय नियम हेडिंग देंगे, लिखेंगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लिख देंगे कि कोण I = में कोण R। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पहला प्रश्न। बात करेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश का दूसरा प्रश्न है आपका कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की सभी स्थितियों का निर्धारण कीजिए। दोस्तों किसमें से किसी एक स्थिति का पूछेगा। मैंने यहाँ पर सभी स्थितियों को लिया हूँ और सभी स्थितियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा टिप्स दे रहा हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से। ये दोस्तों आपका है अवतल दर्पण। हमने एक अवतल दर्पण को बना लिया। ठीक है दोस्तों, ये है आपका अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये वक्रता केंद्र हो गया। दोस्तों अवतल दर्पण के सामने 6 स्थितियां बनती हैं वस्तु को रखने के लिए। प्रथम स्थिति दोस्तों बनती है अनंत पर। प्रथम स्थिति अनंत पर। द्वितीय स्थिति बनती है दोस्तों वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तृतीय स्थिति बनती है वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति बनती है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। पांचवी स्थिति बनती है फोकस पर। और छठवीं स्थिति बनती है दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच। इसकी प्रतिबिंब की बात बता दूं दोस्तों कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे अवतल दर्पण के सामने, तब प्रतिबिंब जो है ना इसका फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? फोकस पर, मुख्य इसके नीचे बनता है। द्वितीय स्थिति के लिए इसका प्रतिबिंब जो होता है ना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तृतीय स्थिति के लिए तीसरे स्टेशन पर मिल जाते हैं, यानी कि यहीं पर बनता है वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति में जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। पांचवी स्थिति में जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होगा अनंत पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक तरफ से हम लोग जाएंगे तो एक स्टेशन से आएगी, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों छठवीं स्थिति। छठवीं स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होती है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच अनंत अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब जो होता है ना दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो आभासी होता है। कैसा होता है दोस्तों? आभासी। और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो सीधा भी होता है। दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक। और जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वह उल्टा होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे इतना चीज को। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 स्थितियां होती हैं। तीनों स्थितियां को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, वक्रता केंद्र ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक, जब वस्तु जो है ना किसी वस्तु से प्रकाश की किरण जो है ना मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद से मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। प्रथम रूल हो गया। द्वितीय रूल है दोस्तों कि जब यही प्रकाश की किरण, ध्यान समझिएगा एक ही पे बता रहा हूं, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद से मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तृतीय रूल होता है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस चली जाती हैं। ये दोस्तों 3 रूल्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसी पर मैं बता रहा हूं, प्रत्येक को ध्यान से समझिएगा। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखेंगे तो किरण रेखा कहाँ बनेगा दोस्तों? अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। क्लियर हो गया ना? किरण रेखा बनाकर दर्शा दिया हूँ। दूसरा है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच दूसरी स्थिति है तो फोकस और
वक्रता केंद्र के बीच बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो किरण रेखा, जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो किरण रेखा वक्रता केंद्र पर एक साइड से जाएगा तो दूसरे साइड से दोस्तों आएगा। क्लियर है ना, सेम है वही, ठीक। अगला है दोस्तों कि जब वस्तु को जो है ना, ध्यान समझिएगा, जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो अब वक्रता केंद्र के पीछे, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें से मोस्ट है दोस्तों आपकी छठवीं स्थिति। कौन सी स्थिति, छठवीं स्थिति। प्रश्न यहाँ से पूछता है कि किस अवतल दर्पण के किस जगह पर वस्तु को रखा जाए, ठीक है ना, कि उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने। तो दोस्तों वो होती है छठवीं स्थिति। छठवीं स्थिति कहाँ है दोस्तों, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच, ये आपका फोकस हो गया। फोकस और ध्रुव के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण के सामने तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा होता है। लेकिन दोस्तों इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे दोस्तों कि माना कि M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ठीक है ना, जिसका ध्रुव P है। F मुख्य फोकस है, C वक्रता केंद्र है। दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच एक वस्तु AB को रखा गया है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये देखिएगा प्रकाश की किरणें मुख्य इसके समानांतर हैं, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद से रूल के हिसाब से चलेंगे, फोकस से होकर क्या करती हैं, गुजर जाती है। लेकिन हम इसका आभास करते हैं कि ये पीछे बनता है, ठीक। दूसरा बताए थे रूल्स की, ये अधि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका हम लोग आभास करते हैं कि पीछे बनती हैं। दोनों पॉइंटेड यहाँ पर मिल गए। जब दोनों बिंदु यहाँ पर मिल गए तो इसको हम लोग मिला देंगे मुख्य से मिलाए तो ये इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, आभासी और सीधा बना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 3 है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थितियों का निर्धारण कीजिए तथा उपयोग भी बताइए। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थितियां, दो स्थिति बनती है दोस्तों, और दोनों स्थिति ऐसी होती है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। जैसे उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा, और उसका प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु से छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। इसको देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। आगे दे रहा है कि y के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों। 1 नंबर अपवर्तनांक से पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर अवश्य पूछेगा अपवर्तनांक से, ठीक है। 1 नंबर जरूर पूछेगा अपवर्तनांक से। हम लोग लिखेंगे दोस्तों हल में लिखेंगे y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है दोस्तों, 4/3 है, ठीक। और y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच को ग्लास से कर देंगे, कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, ठीक। तो पूछा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो AnW बाटा में हो जाएगा AnG, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, AnW का वैल्यू यहाँ पर दिया है 4/3, तो रखेंगे हम लोग 4/3। अब आई ANG का वैल्यू दिया है 3/2, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3/2। जब इस तरह से प्रश्न आ जाएगा तो इसको हम लोग सिंपलीकरण करेंगे, बाहर का बाहर में गुणा और अंदर का अंदर में गुणा। बाहर का बाहर में गुणा करेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा, बाटा में 3 × 3 हो जाएगा। 4 दूना का हो गया दोस्तों 8, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, तो इसका अपवर्तनांक जो होगा 8/9 होगा। और एक अपवर्तनांक पूछता है दोस्तों, और एक पूछेगा यदि चाल दे दिया रहेगा, कौन चीज दे दिया रहेगा, चाल, यानी कि वेग दे देगा, चाल दे देगा, स्पीड दे दिया और उससे पूछ दिया कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है कि y में प्रकाश की चाल बाटा में होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, ये भी अपवर्तनांक का एक क्या है, फार्मूला है दोस्तों। एक और प्रश्न पूछता है, यहाँ से समझिएगा, एक और प्रश्न पूछता है, यदि क्रांतिक कोण दे दिया है, कैसा कोण, क्रांतिक कोण दे दिया है, ठीक है ना, क्रांतिक कोण दे दिया है और पूछ दिया, क्रांतिक कोण दे दिया 60 डिग्री और पूछ दिया कि इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तनांक होता है n = 1/sin c। क्रांतिक कोण को c से प्रकट करते हैं,
तो 1/sin और सी की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान करके हल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। और एक प्रश्न दे देता है, आपको ध्यान समझिएगा, जिससे मैं माध्यम बना दिया, समझिएगा माध्यम बना दिया। ठीक है ना। ये प्रकाश किरण जा रही है, ठीक, यहाँ का एंगल दे दिया, ये आपका क्या है अभिलंब है। ठीक है ना। यहाँ का कोण दे दिया और यहाँ का कोण दे दिया, यहाँ का कोण दे दिया 60 डिग्री, यहाँ का कोण दे दिया 45 डिग्री। तब कह दिया दोस्तों, तब ये कह दिया, ठीक है ना, तब इसका पूछ दिया कि इसका अपवर्तनांक बताइए। तो अपवर्तनांक बराबर पढ़े थे आप लोग स्नेल के नियम में, प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसको हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। स्नेल का नियम यही बताए थे कि साइन आई बाटा में बताए थे साइन आर, यही बताए थे साइन आई बाटा में साइन आर, जहाँ पर आई जो होगा कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा, और आर जो होगा अपवर्तन कोण होगा। ठीक है ना। तो आपतन कोण जो होता है ना दोस्तों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, यहाँ पर आई का मान होगा। इस आई को यहाँ पर हम 60 डिग्री को आई नहीं मान लेंगे। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, आई का मान ज्ञात करने के लिए आपको जानते हैं कि अभिलंब जैसे ही किसी सरल रेखा पर एक लंब डाल देते हैं तो वो समकोण पर डिवाइड होता है। इसका मतलब इधर वाला टोटल भाग 90 डिग्री का हो गया। तो अब 90 में से 60 घटाएंगे दोस्तों तो 30 बचेगा, तो आई का मान कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर दिखा देंगे आई इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर अपवर्तन कोण की बात करेंगे तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि अभिलंब और अपवर्तित किरण निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करेंगे यहाँ का, तो टोटल कोण हुआ ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अभिलंब है, अभिलंब समकोण पर डिवाइड करता है। जैसे समकोण पर डिवाइड करा तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, और 90 में से 45 घटा देंगे दोस्तों तो इसका वैल्यू निकलेगा। तो 90 में से 45 घटाएंगे तो 45, तो आर की वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया। अधिकतर बच्चे यहीं से वैल्यू को रख देते हैं, वहीं गलती हो जाता है, कहते हैं कि सही करके आए हैं। ठीक है ना। तो आई की वैल्यू इतना हो गया, आर की वैल्यू इतना हो गया, तब हम मान अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। अपवर्तनांक से और एक प्रश्न आता है, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं दे दिया कि जल का अपवर्तनांक 3 है, हीरा का अपवर्तनांक 4.2 है, बताइएगा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होगी, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होगी। दोस्तों जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है दोस्तों। तो अपवर्तनांक से इतने टाइप से प्रश्न पूछ सकता है, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे एकदम प्रश्न को। दर्पण का नाम क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण। न्यूमेरिकल्स आपका पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना। दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या दोस्तों अब बना के लिखिएगा, वक्रता त्रिज्या को आर से प्रकट करते हैं और आर का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। दोस्तों अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ना माइनस में होती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में। ठीक है ना। तो अवतल वक्रता त्रिज्या से हम लोग यफ की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यफ का मतलब होता है फोकस दूरी, तो यफ की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो आर और यफ में संबंध होता है। ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। संबंध यही होता है दोस्तों, समझिएगा कि फोकस दूरी जो होता है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से हम यफ का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो -20 बाटा में हो जाएगा 2, कटा देंगे तो -10 सेंटीमीटर। यफ का वैल्यू कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु की दूरी को प्रकट करेंगे यू से, और यू का वैल्यू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। दोस्तों चाहे कोई लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु की दूरी सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति बताना है। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब भी का वैल्यू बताना है और इसकी प्रकृति भी बताना है। ठीक है दोस्तों, हम इसको हल करेंगे दर्पण सूत्र से, लिखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है। 1/f की वैल्यू यहाँ पर दिया है -10 इक्वल टू 1/v की वैल्यू बताना है, v की वैल्यू बताना है, प्लस 1/u की वैल्यू यहाँ पर दिया है -15, तो रखेंगे हम लोग -15। ठीक।
तो माइनस के ऊपर कर देंगे तो -1/10 इजकल टू में 1/v और प्लस माइनस का दोस्तों होता है -1 हो गया आपका 15। ठीक है, अब 1/15 को हम लोग इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो 1/10 प्लस हो जाएगा 1/15 इजकल टू में 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों होगा 30, तो ये होगा -3, अब प्लस में हो जाएगा 2 इजकल टू में 1/v। ठीक, -3 में से 2 जाएगा तो दोस्तों बचेगा -1/30 इजकल टू में 1/v। ठीक है ना, या v इजकल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के सामने। माइनस ये दर्शाता है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और माइनस ये दर्शा रहा है जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक होगा, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्रकृति भी हो गई कि वास्तविक और उल्टा होगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से दोस्तों आप लोग ये प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों धनात्मक होती है। ठीक है ना, धनात्मक लेंगे। एक वस्तु को इसके मुख्य अक्ष के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोस्तों इस प्रश्न को करिएगा, यू का मान यहाँ पर भी माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तन भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन बताए थे उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का निम्न 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम दोस्तों लिखेंगे, किसी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण I की जया साइन, जया को साइन बोलते हैं, तथा अपवर्तन कोण R की जया साइन का अनुपात नियतांक होता है। अर्थात नियतांक इजकल टू साइन I बटा में साइन R। इसी नियतांक को n मानते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछता है कि स्नेल का नियम को लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्नेल के नियम को लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका अगला प्रश्न। बात करेंगे हम लोग उस अगले प्रश्न के कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण कीजिए। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थिति जो होता है दोस्तों ना, ये उत्तल दर्पण के एकदम व्युत्क्रम होता है। अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में 2 स्थिति होती है। जिस प्रकार से उत्तल दर्पण में 2 स्थिति होती है वस्तु को रखने के लिए, उसी का सेम व्युत्क्रम होता है दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। एक उत्तल लेंस दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस दिया है दोस्तों, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। लेंस की बात है यहाँ पर, फोकस दूरी को जब से प्रकट करेंगे कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण के भी फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेकिन अवतल का है ऋणात्मक होती है। ठीक है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। वस्तु की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, प्रतिबिंब पूछा है, v का वैल्यू कितना दूर बनेगा। दोस्तों लिखेंगे हम लोग लेंस सूत्र से, क्योंकि लेंस की बात कहा है तो लेंस सूत्र से लिखेंगे। ठीक है ना, लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लेंस सूत्र है कि दर्पण सूत्र है, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, समस्याएं होती है। दोस्तों याद रखना, लेंस से होता है लेस, और लेस का मतलब होता है कम, कम में होता है माइनस का चिन्ह। ठीक है ना दोस्तों, तो इसे आप लोग पता कर लीजिएगा कि लेंस सूत्र में माइनस होता है। ठीक, वैल्यू को हम रखेंगे 1/f, f की वैल्यू है 15 इक्वल टू 1/v की वैल्यू ज्ञात करना है माइनस 1/u का वैल्यू जो है ना -30 है। ठीक है, तो 1/15 इक्वल टू में 1/ हो गया v, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 1/ क्या हो गया 30 को इधर भेज देंगे दोस्तों। 1/15 माइनस 1/ क्या हो गया 30 इक्वल टू में 1/v। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 2 माइनस 1 इक्वल टू में 1/v, या 1/v इक्वल टू हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1/30, या v इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। v इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अतः इसका प्रतिबिंब जो होगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। मानव नेत्र का चित्र बनाकर प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र का चित्र बनाना है, प्रमुख भागों का वर्णन करना है। दोस्तों यहाँ पर लिए हम मानव नेत्र को समझिएगा। ठीक है ना, हेडिंग लिखेंगे मानव नेत्र, ह्यूमन आइज इंग्लिश में लिख देंगे। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को देख सकता है। यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। ठीक है दोस्तों, यह एक कैसा अंग है, प्रकाश संवेदी अंग है। ठीक,
उसके बाद से लिखेंगे मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं जो चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये चित्र हम दर्शा दिए हैं। मानव नेत्र का पहला भाग होता है दृढ़ पटल। पहला हेडिंग देंगे हम लोग दृढ़ पटल। दृढ़ पटल में लिखेंगे दोस्तों कि मानव नेत्र का बाहरी भाग को दृढ़ पटल कहते हैं। यह मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, ठीक है ना। उसके बाद से लिखेंगे दोस्तों हम लोग कार्निया। कार्निया क्या होता है? मानव नेत्र के सामने का भाग उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? कार्निया। प्रकाश कार्निया से होकर आंख में ही प्रवेश करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से लिखेंगे आइरिस। कार्निया के बगल में एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है जिसे हम लोग आइरिस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। पुतली होता है तो लिखेंगे आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपकी पुतली हो गई। नेत्र लेंस क्या होता है? तो नेत्र लेंस जो होता है ना, एक मुलायम पारदर्शी प्रोटीन का बना हुआ द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है, ठीक है दोस्तों। आंख में कौन सा लेंस होता है? द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को भी लिख लेंगे। पश्चिमाभी मांसपेशियां क्या होती हैं दोस्तों? यहाँ पर होती हैं पश्चिमाभी मांसपेशियां। यही पश्चिमाभी मांसपेशियां जो होती है, ये पश्चिमाभी मांसपेशियां जो होती है ना, लेंस की स्थिति को बनाकर रखी होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो पश्चिमाभी मांसपेशियां में लिखेंगे कि लेंस की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो मांसपेशियां सहायक होती है उसी मांसपेशियां को बोलते हैं पश्चिमाभी मांसपेशियां, ठीक है दोस्तों। अगला है रेटिना। रेटिना क्या होता है? तो वस्तु का लिखेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। ये दोस्तों आपका रेटिना है, रेटिना पर बनता है और रेटिना पर प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। याद रखना, वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है दोस्तों? तो जलीय द्रव जो होता है कार्निया और आइरिस के मध्य में, कार्निया और आइरिस के मध्य में जो पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। कचाप द्रव क्या होता है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो जल भरा होता है, पारदर्शी जल भरा होता है, उसे लोग बोलते हैं कचाप द्रव, ठीक है दोस्तों। ये था क्या? मानव नेत्र के कुछ इंपोर्टेंट भाग थे, प्रश्न में आने की संभावनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है दोस्तों? मानव नेत्र की समंजन क्षमता में दो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है और नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। नेत्र का दूर बिंदु का मतलब कि हमारी आंख जो है किसी बिंदु को देखने के लिए, अधिकतम वह बिंदु जिसको देखने के लिए हमारी आंख जो है ना कोई समंजन क्षमता न लगाए, उसे हम लोग नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। नेत्र का दूर बिंदु दोस्तों अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। और नेत्र का निकट बिंदु दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये नेत्र के कुछ भाग थे और कुछ उसके कार्य थे जिसको हमने समझा दिया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। प्रश्न दोस्तों है अगला कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण तथा निवारण बताइए, ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष की बात करेंगे। यह मानव नेत्र का एक दोष है, ठीक है ना दोस्तों। मानव नेत्र की एक दोष है। जब समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो दूरदृष्टि दोष हेडिंग लिखेंगे कि ऐसा नेत्र का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखलाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखलाई नहीं देती है, तो ऐसे दोष को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछने की एकदम संभावनाएं हैं। नेत्र दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष देख लीजिएगा और निकट दृष्टि दोष, इसमें से किसी एक को अवश्य पूछेगा, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष के कारण में पूछेगा तो दूरदृष्टि दोष के निम्नलिखित कारण होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तभी इसका प्रतिबिंब जो होता है ना, इसका प्रतिबिंब जो होता है ना रेटिना के पीछे बनता है, ठीक। नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ठीक। इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। क्लियर हो गया। दूरदृष्टि दोष के निवारण पूछेगा तो इसके निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये था आपका दूरदृष्टि दोष। बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा दूरदृष्टि दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष के बारे में। इसका किरण आरेख भी देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग को समझाइए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे ओम के नियम का, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में आने की एकदम बिल्कुल संभावनाएं हैं। लिखेंगे पहले हम लोग ओम का नियम। क्या लिखेंगे? ओम का नियम। लिखेंगे कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 ईस्वी में विद्युत धारा से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया था। किससे संबंधित? विद्युत धारा से संबंधित एक नियम को प्रस्तुत किया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार
किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को I से तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उस तार का दाब और ताप यानी कि भौतिक अवस्थाएं क्या हो, समान हो। या इसको दिखा सकते हैं V अनुक्रमानुपाती या V बराबर, जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक प्राप्त होता है और ये नियतांक आपका हो गया प्राप्त R। क्या प्राप्त हो गया, R। ठीक है दोस्तों, जहां R क्या है, नियतांक है। क्लियर हो गया। यहाँ से R की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, तो R बराबर हो सकता है V बराबर V बटा में I, R की वैल्यू होगी। ठीक, जहां पर V विभवांतर है, I तार में प्रवाहित क्या है, तार में प्रवाहित विद्युत धारा है। R जो है विद्युत प्रतिरोध या नियतांक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। अब हम बात करेंगे ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है। तो इसको सत्यापित करने के लिए एक बैटरी, अमीटर, धारा, नियंत्रण तथा प्रतिरोध तार के परिपथ आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये आपका है वोल्ट मीटर। ठीक है ना, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। परिपथ में के कुंजी लगाते हैं, धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे ही कुंजी हम लोग लगाएंगे के, इसमें क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारा I का मान अमीटर ए से तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी वोल्ट मीटर से बढ़ते हैं। यदि धारा नियंत्रण द्वारा धारा के मान को घटाया बढ़ाया जाए तो पाठ्यांक भी बदल जाता है। ठीक है, धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्टमीटर के पाठ्यांक को ग्राफ पर निरूपण करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। दोस्तों आप इसका फिगर बना लीजिएगा, एक बार आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। परीक्षा में आने की एकदम बिल्कुल संभावनाएं हैं। उसके बाद से इसका रेखा इस तरह से प्राप्त होती है, एक सरल रेखा। ये आपका विभवांतर हो गया, ये आपकी धारा हो गई। ठीक है ना दोस्तों, तो यहीं से हो जाता है R इक्वल टू में V बटा में I। ठीक है, तो ये था ओम के नियम का सत्यापन। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया है कि समानांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है ना, सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूत्र का निगमन करना है समानांतर क्रम संयोजन का। तो आपको दोस्तों पता है कि समानांतर, पहले हेडिंग लिखेंगे आप लोग समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन की परिभाषा लिखिएगा कि परिपथ में लगे ऐसे प्रतिरोध जिनका एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसर का सिरा दूसरे बिंदु पर हो। ठीक है ना, जैसे में हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर, जैसे में हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे में हम यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। ये जो है ना 3 गो रेजिस्टेंस लगा है, प्रतिरोध लगा है, और इन तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसर का सिरा दूसरे बिंदु पर स्थिर है। ठीक है ना, तो जब किसी परिपथ में प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर हो और दूसर का सिरा दूसरे बिंदु पर हो तो ऐसे प्रतिरोध को बोलते हैं समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना, उस क्रम को बोलेंगे समानांतर क्रम संयोजन। क्लियर हो गया। समानांतर को पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। दोस्तों इसको सिद्ध कर लीजिएगा। इसमें जो होता है ना, इसके बीचों, इसके प्रतिरोध के बीच विभवांतर जो है, विभवांतर जो होता है ना समान होता है, अर्थात इसका मतलब धारा इसमें बढ़ जाती है। I1 हो जाएगी, I2 हो जाएगी और I3 हो जाएगी। फिर आगे चल के ये धारा मिल जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर धारा बढ़ गई। दोस्तों हम समीकरण बना दे रहे हैं, आप इसको हल कर लीजिएगा। I = हो जाएगा I1 + I2 + I3। ठीक है ना दोस्तों, तो प्रतिरोध 1 से निकालेंगे हम लोग किसकी वैल्यू, I की वैल्यू। तो I1 = हो जाएगा प्रतिरोध 1 से I1 की वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर ओम के नियम से क्या बताए थे, I बराबर क्या बताए थे। ठीक है दोस्तों, V बराबर होता है IR, V बराबर होता है IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में R इक्वल टू में I। ठीक है ना, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग V बटा में R। ये R1 है दोस्तों पहले प्रतिरोध के लिए। ठीक, चूंकि V का मान बदलता नहीं है, पर इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है। समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे प्रतिरोध से ज्ञात करेंगे। तो दूसरे प्रतिरोध में धारा का मान क्या है, I2 है। I2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो उसी तरह से V का मान बदलेगा नहीं। R का वैल्यू यहाँ पर क्या है, R2 है। R2 हो गया, समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। फिर से हम बात करेंगे I3 में का मान निकालेंगे। I3 का मान निकालने के लिए फिर उसी तरह से विभवांतर का मान बदलेगा नहीं, विभवांतर का मान सेम रहेगा और ये यहाँ पर हो जाएगा R3, समीकरण नंबर बन गया 3। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे इस
अब लिखेंगे कि I1 I2 I3 का मान रखने पर, ठीक है ना। तो I बराबर हम यहाँ पर लिखे हैं I1 धन I2 धन I3। अब I की वैल्यू रखेंगे, I1 की वैल्यू कितना है V/R1, V/में R1। I2 की वैल्यू रखे हैं V/में R2, ठीक है। I3 की वैल्यू रखे हैं V/में R3। दोस्तों इस I को भी बदल सकते हैं, I बराबर होता है V/में R, ठीक है ना। अब देखिएगा V/में R इजकल टू में ऊपर भी कॉमन मिल गया, तो 1/में R1 हो गया धन 1/में R2 हो गया धन 1/में R3 हो गया, ठीक है। V से भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/R इजकल टू हो जाएगा 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। इस प्रकार से आपका जो है ना समानांतर क्रम संयोजन क्या हो गया, सत्यापित हो गया, इसका व्यंजन सत्यापित हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पूछता है समानांतर क्रम संयोजन में, याद रखिएगा समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान जो है ना कम होता है, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। क्लियर हो गया ना। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, लेकिन समानांतर क्रम में विभवांतर यानी भी का मान समान होता है, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न समझ गए, इसको बहुत बेटर तरीके से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। परिपथ आप देखिएगा, ऐसा प्रश्न आएगा बड़े मार्क्स में। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इसके मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए देखिएगा दोस्तों, इसको यदि हम लोग R1 मान लिए, इसको हम लोग R2 मान लिए, इसको R3 मान लिए, इसको R4 मान लिए, तो R1 और R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। R3 और R4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध होता है R1 धन R2। तो R डैश इजकल टू हो जाएगा, R1 की वैल्यू दोस्तों 4 है, R2 की वैल्यू 2 है, टोटल मान कितना हो जाएगा 6 ओम। इसके बदले R डैश के बदले यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 6 ओम। परिपथ अब इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन गया। उसी प्रकार से ये R डबल डैश का मान निकालेंगे, R3 धन R4, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में इसलिए है क्योंकि यदि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहल के सिरे से जुड़ा हो, देखिएगा ये प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया, तो इसका दूसरा सिरा जो है इस प्रतिरोध के पहल के सिरे से जुड़ा है। तो जब जुड़ा है तो ऐसे प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में R3 धन R4 होता है, R3 का वैल्यू 1 है, R4 का वैल्यू 2 है, तो दोनों का मान 2 और 1 3 हो गया। तो अब इसके बदले में अगर परिपथ बनाएंगे दोस्तों तो इस प्रकार से परिपथ बन जाएगा। थोड़ा जल्दी फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा रिवीजन करिएगा बहुत जल्द ही। इसका वैल्यू हो गया 6 ओम, इसका वैल्यू हो गया 3 ओम, ठीक है दोस्तों। जैसे ही 3 ओम हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये देख रहे हैं कि इस प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर है। इसका मतलब कि R डैश व R डबल डैश किस क्रम में हो जाएंगे, समानांतर क्रम संयोजन हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, समानांतर क्रम संयोजन हो जाएंगे। तो समानांतर क्रम संयोजन के लिए फार्मूला होता है 1/R इजकल टू में 1/R डैश धन 1/R डबल डैश धन 1/R डबल डैश 1/R डैश धन 1/R डबल डैश, ठीक है ना। तो 1/R इजकल टू में 1/R डैश के वैल्यू निकाले हैं 6 ओम रख दिए, ठीक। 1/R डबल डैश का वैल्यू निकाले हैं 3, दोनों का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, भाग एक बार जाएगी 1, 2 बार जाएगी 2, तो 2 गो और 1 गो कितना हो जाएगा 3, 3/6 कटा देंगे 1/2, तो 1/R की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया दोस्तों, 2 ओम हो गया। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम। और पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का वैल्यू पूछ दिया कि परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा की वैल्यू पूछा है, तो हमने तो यहाँ से यहाँ तक तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कितना 2 ओम निकल गया तुल्य प्रतिरोध। अब जैसे ही आगे गया तो ये और एक प्रतिरोध मिल गया, जिस प्रतिरोध का वैल्यू कितना है 3 ओम है। तो जैसे ही 3 ओम हो गया तो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। जैसे ही श्रेणी क्रम में होंगे तो तुल्य प्रतिरोध R इजकल टू हो जाएगा
आर धन आर, इसको बोलेंगे 5 R5, ठीक है ना। आर की वैल्यू कितना है 2 ओम, R5 की वैल्यू है 3 ओम, तो 3 2 5 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो गया। तो इसमें धारा पूछा है, तो धारा I = होता है V बटा में R, ठीक है दोस्तों। तो V का वैल्यू 10 वोल्ट है, 10 रख दिए, और यहाँ पर R की वैल्यू कितना निकाले हैं दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध परिपथ का 5 निकाले हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना के 10। तो परिपथ में धारा कितना प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर की। कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है दोस्तों। तो अगला पूछा है कि ए और बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य विभवांतर पूछा है। तो ए और बी के मध्य कितना प्रतिरोध निकाले हैं, 2 ओम। तो 2 ओम यानी कि इसके बीच आर का वैल्यू है 2 ओम, आर की वैल्यू कितना है, 2 ओम है, 2 ओम है। आई की वैल्यू भी कितना निकला है, 2 ओम, 2 एम्पियर निकाला है। विभवांतर भी का वैल्यू पूछा है, तो भी आई आर में संबंध होता है कि भी बराबर होता है आई आर, ठीक है ना। आई की वैल्यू 2 है, आर की भी वैल्यू 2 है, 2 दूनी के 4 वोल्ट। तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 वोल्ट। इस तरह से दोस्तों आप इस प्रश्न को हल करेगा, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर 15 नंबर संख्या है, प्रश्न संख्या 15 है कि 100 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के विद्युत मंच से जोड़ा गया है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिएगा, टाइम बहुत ही कम है दोस्तों। अगला हम प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न आने की संभावना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण को बताइए। जब वर्ण विक्षेपण लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, दोस्तों ये प्रिज्म है, प्रिज्म से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। आधार की तरफ झुक करके अपने अवयवी रंगों में विभक्त जाता है, मूल रंगों में बट जाता है। तो मूल रंगों में बटने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्ण विक्षेपण में नीचे की ओर से रंग होता है इसका बैजनी ह पिनाला, जिसे हम लोग बैजनी ह पिलाना नाम से प्रकट करते हैं। बै से बैजनी, बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ल से लाल, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्रम हो जाता है रंग का। आप एक प्रिज्म बनाकर दिखा दीजिएगा और लिखिएगा आगे कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। प्रकीर्णन भी बैगनी रंग का अधिक होता है, लाल रंग का कम होता है। लेकिन तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों ना, लाल रंग का अधिक होता है लेकिन बैगनी रंग का कम होता है। दोस्तों प्रकाश का ये था वर्ण विक्षेपण, ठीक है दोस्तों। प्रकाश की एक प्रकार की क्या थी, घटना थी दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करेंगे, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न की बात करेंगे कि विद्युत जनित अथवा डायनोमो। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि विद्युत जनित अथवा डायनोमो क्या होता है। एकदम 100% गारंटी है दोस्तों इस प्रश्न की। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्युत जनित अथवा डायनोमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन चीज जी, डायनोमो। डायनोमो 2 प्रकार का होता है, एक एसी होता है और डीसी होता है। तो देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हम लोग पढ़ेंगे, इसका सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो सिद्धांत इसका है वही सिद्धांत आपका डिस्क धारा का भी होगा। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण कुंडली में प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी कि प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण कुंडली क्या होने लगती है, घूमने लगती है। दोस्तों ये इसका नामांकित चित्र देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है नामांकित चित्र, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद से लिखेंगे दोस्तों इसकी संरचना में लिखेंगे परिवर्ती धारा जनित्र के निम्न संरचना होती है, निम्न संरचना होती है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि संरचना में क्षेत्र चुंबक लिखेंगे कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। कैसा चुंबक होता है, शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के मध्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। शक्तिशाली चुंबक हो गए, यन और यस इस चुंबक के ध्रुव हो गए, ठीक है दोस्तों। ये आर्मेचर हो गया जिसे हम लोग कुंडली बोलते हैं। नाम भी लिख सकते हैं कि यह चुंबक के ध्रुव हो गए, ये जो है ना कुंडली हो गई, ठीक है ना। ये C1 जो है ना विभक्त सर्पी वलय हो जाएगा, B1 और B2 जो होगा ब्रूस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ब्रूस। इसकी संरचना को एकदम पूरा डिक्लियर से देख लीजिएगा, एकदम आने की संभावनाएं हैं। इसके कार्य विधि को दोस्तों देख लीजिएगा।
इसके बाद से इसके कार्य विधि को देख लीजिएगा, विद्युत जनित अथवा डायनेमो का कार्य विधि क्या होता है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से इसको तैयारी करके जाइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों विद्युत मोटर से भी बन जाएगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत मोटर से भी बन जाएगा कि विद्युत मोटर होता क्या है। तो विद्युत मोटर जो है ना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। इसका सिद्धांत लिख लीजिएगा कि सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना। संरचना और पूरे इसके कार्य विधि को देकर जाइएगा, इसका संरचना देकर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न पूछने की एकदम बेहतर संभावनाएं हैं। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं, और दोस्तों बात करेंगे दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, दोनों नियम को बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ के अंगूठों को इस प्रकार, दाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाता है कि एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो अंगूठा जो होगा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करेगी, तो मध्यमा जो होगी प्रेरित धारा को प्रकट करेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम दोनों देखकर एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से जाइएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को देखकर जाइएगा। इसके 2 नियम होते हैं दोस्तों, दोनों नियम को देखकर जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। इतने चीज को क्लियर करके जाइएगा, आपका फिजिक्स जो होगा 25 में 25 एकदम हल करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। मेरा वादा है, 100% गारंटी है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।